कांग्रेस पार्टी में शीर्ष नेतृत्व को लेकर पार्टी एक बार फिर दो धड़े में बंटती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर आमूलचूल परिवर्तन की मांग की है और कांग्रेस के गलियारों से खबरें आ रही हैं कि सोनिया गांधी ने पद छोड़ने की इच्छा जता दी है। अब गांधी परिवार के प्रति आस्था जताने के लिए नेताओं की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी राहुल गांधी के नाम एक पत्र लिखकर गुजारिश की है, राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष का पद संभालें। यानी सीएम बघेल ने एक तरह से गांधी परिवार में आस्था जताई है। बघेल ने अपने पत्र में उन नेताओं को भी आड़े हाथ लिया है जिन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस पार्टी में बदलाव की बात की है। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा कि पार्टी को विभाजित करने के किसी भी कदम को विफल कर दिया जाएगा। रणदीप सुरजेवाला भी ये कह चुके हैं कि उन्होंने ऐसा कोई पत्र नहीं देखा है। और इस पूरे मसले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए गांधी परिवार के नेतृत्व पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब समझ गए हैं कि गांधी परिवार के काम चलाऊ नेतृत्व से पार्टी का काम नहीं चलेगा। कई नेताओं ने पत्र लिखकर मांग की है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद को राहुल गांधी परिवार से आजाद करने की मांग रखी है। उन्होंने सवाल खड़ा किया है, आखिर में लिखा है कि देखते हैं आजादी मिलेगी या नहीं। और रमन सिंह के इस ट्वीट का जवाब पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने ट्वीट के जरिए दिया है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी नेहरू गांधी परिवार के बलिदान की पार्टी है। गांधी नेहरू परिवार के बिना कल्पना का सवाल ही काल्पनिक है। सोनिया और राहुल जी का नेतृत्व हमारा बल है। ये जवाब दिया गया है रमन सिंह के उस ट्वीट को लेकर जो उन्होंने गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए लिखा था, और यह जवाब मोहन मरकाम ने ट्वीट के जरिए दिया है। तो बयानों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। रमन सिंह के बयान पर शैलेश नितिन त्रिवेदी का भी पलटवार सामने आया है। बीजेपी और बीजेपी के नेताओं को उन्होंने भयभीत बताया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व से बीजेपी वाले भयभीत रहते हैं, ये उन्होंने कहा है। रमन सिंह जी, आप निश्चिंत रहें, कोई घूसखोर और कोई तड़ीपार कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनेगा, ये कहते हुए जवाब दिया गया है। कांग्रेस की गौरवशाली बलिदानों की परंपरा है। स्वतंत्रता संग्राम में नेहरू गांधी परिवार ने बहुत बड़ा त्याग किया, बलिदान दिए हैं। नेहरू गांधी परिवार के नेतृत्व पर कहीं कोई सवाल नहीं है। नेहरू गांधी परिवार के नेतृत्व पे हर कांग्रेसी को पूरी आस्था है। दरअसल भाजपा और भाजपा के रमन सिंह जैसे नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व से डरते हैं, लेकिन वे निश्चिंत रहें, बिल्ली के भाग से छींका नहीं टूटने वाला है। कोई घूसखोर और कोई तड़ीपार कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनेगा। अगली खबर भी रायपुर से है, जहां ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग की बैठक हो रही है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ताम्रध्वज साहू हैं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कर रहे हैं। बिहार ओबीसी कांग्रेस के पदाधिकारी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली बैठक में शामिल हैं। इसमें बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी समेत अन्य विषयों पर चर्चा की जा रही है। बिहार में डिजिटल मेंबरशिप और बाढ़ को लेकर भी इस वर्चुअल मीटिंग के जरिए चर्चा की जा रही है। खबर रायपुर से ही है, जहां अमित जोगी का रोजगार सत्याग्रह आज से शुरू हो गया है और इसकी वजह उन्होंने जो बताई है वो छत्तीसगढ़ में नौकरी, नियमितीकरण और भर्ती की मांग है। जोगी बंगला में भूख हड़ताल पर अमित जोगी बैठ गए हैं। रुकी हुई भर्ती परीक्षाओं के विरोध में जनता कांग्रेस की तरफ से वो मोर्चा संभाल रहे हैं। जोगी के साथ रुकी हुई भर्ती से जुड़े कई अभ्यर्थी भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में रोजगार के मुद्दे को लेकर जनता कांग्रेस जोगी ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है और इसकी शुरुआत हुई है अजीत जोगी के बंगले से, जहां पर अमित जोगी ने रोजगार सत्याग्रह को लेकर एक धरना दिया है। वो उपवास पर बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि पूरे प्रदेश में जो भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है उसे खोला जाए और उन सब मांगों को लेकर उनका उपवास आज से शुरू हुआ है। हम यहाँ पर बात करेंगे अमित जोगी से और जानेंगे कि उनके संगठन और उनकी पार्टी की क्या मांग है। अमित जी, ये प्रमुख मांग क्या है और ये जो सत्याग्रह है, उपवास है, कब तक चलेगा? आज हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी का जन्मदिन है। मैंने उपवास रखा है उनके दीर्घायु होने का, उनके शतायु होने का, और साथ ही मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, वंदना कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ महतारी से कि जो उन्होंने वादे किए थे जन घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ खासकर नौकरी देने का, संविदा कर्मचारियों के साथ नियमितीकरण देने का, 10 दिन के भीतर ये करने का, वो वादा पूरा करने का हमारी महतारी उन्हें सद्बुद्धि दें, सामर्थ्य दें। कब तक चलेगा ये प्रदर्शन और क्या जब तक मांगे पूरी नहीं होगी ये धरने में? आज उनका जन्मदिन है। परंपरा है कि जब बड़ों का जन्मदिन होता है तो छोटों को उपहार देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज नियमितीकरण और नौकरी और बेरोजगारी भत्ता का उपहार प्रदेश के मेहनतकश कर्मचारियों और शिक्षित बेरोजगारों को मिलेगा। तो आपने देखा, जनता कांग्रेस जोगी का ये उपवास कार्यक्रम शुरू हो गया है। सांकेतिक प्रदर्शन है, बताने की कोशिश है कि बेरोजगारों की समस्या विकट है और उन वादों को भी याद दिलाने की कोशिश है जो कि सरकार के द्वारा किए गए हैं। तो एक राजनीतिक मुद्दे को लेकर अमित जोगी फिलहाल अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं, जो कि उनका उपवास भी है। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ मोहन तिवारी, वंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ के विधायकों को अब कोरोना का डर सता रहा है और उन्होंने सत्र शुरू होने से पहले कोविड-19 टेस्ट को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। इसके बाद अब फैसला लिया गया है कि विधायकों का कोविड-19 टेस्ट नहीं होगा। विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े ने इसकी पुष्टि की है। विधानसभा का सत्र 25 अगस्त से शुरू हो रहा है और इससे पहले विधायकों को अपना कोरोना संक्रमण टेस्ट करवाना था, लेकिन कहा जा रहा है कि कई विधायकों ने कोविड-19 का टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। अब विधानसभा सत्र के दौरान सतर्कता बरतने वाले जो उपाय हैं उनका सख्ती से पालन किया जाएगा। इस बार सत्र के दौरान बैठक व्यवस्था में बदलाव है। ऑक्सीमीटर और टेम्परेचर के साथ साथ मास्क और सैनिटाइजर का लगातार इस्तेमाल करने की व्यवस्था यहां पर रखी गई है। कोरोना टेस्ट नहीं होगा, क्या इसके पीछे वजह है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े जी हैं। सर, क्या वजह है? पहले जो टेस्ट होने वाले थे अब नहीं होंगे? पूर्व में हमने उस समय की परिस्थितियों में यह निर्णय जरूर लिया था कि 23 तारीख को विधानसभा सदस्यों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा, लेकिन बाद में इस टेस्ट को कराने के पीछे जो कुछ व्यावहारिक दिक्कतें हमको महसूस हो रही थी, उसके कारण से इस टेस्ट को फिलहाल नहीं कराने का स्थगित रखा गया। सबसे पहले तो ये है कि जैसे भी किसी मेंबर का टेस्ट होता है तो उसको टेस्ट सैंपल लेने से लेके उसका रिजल्ट आने तक क्वारंटाइन रहने की आवश्यकता है, और क्वारंटाइन रहने में हम विधानसभा सचिवालय को ऐसी दिक्कतें थी कि उनको क्वारंटाइन किस प्रकार रखा जाएगा। और भी हम चूँकि कुछ विधायकों ने भी इसमें अनिच्छा जाहिर की थी कि वो कोरोना टेस्ट नहीं कराए या नहीं कराना चाहते हैं, तो फिर एक रूपता बनी रही। इसी दृष्टि से ये निर्णय लिया गया कि फ़िलहाल इसको स्थगित रखा जाए। और चूँकि हमने कोरोना संक्रमण से रोकथाम हेतु अनेक ऐसे प्रतिबंधात्मक उपाय किए हैं जिसके कारण से इसका संक्रमण को रोका जा सके या कोई इसके कांटेक्ट में ना आए, इस सब कारणों को देखते हुए फिलहाल कोरोना टेस्ट नहीं कराने का हमने निर्णय लिया है। देखिए, कोरोना टेस्ट नहीं कराया जाएगा, बहुत सी व्यवहारिक दिक्कतें थी। कुछ जनप्रतिनिधियों को भी उनकी मंशा थी कि वो टेस्ट न कराएं, कुछ दिक्कतें व्यवहारिक आ रही थी, इसलिए फैसला लिया गया है कि कोरोना टेस्ट नहीं होगा। विधानसभा सचिवालय हालांकि तमाम एहतियातन उपाय अपनाते हुए इस सत्र को संचालित करेगा। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। खबर आपको बीजापुर से बताते हैं, जहां गर्भवती महिला को रस्सी के सहारे नदी पार कराई गई। उफनती नदी पार कराकर महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया। ग्रामीण और डॉक्टर्स की टीम ने मिसाल पेश की है।
लंकापल्ली गांव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजापुर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लंकापल्ली गांव की ये तस्वीरें हैं। यहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से अफरा तफरी का माहौल है। नदी नाले सब अपने उफान पर हैं। इस बीच एक गर्भवती महिला को अस्पताल तक पहुंचाना था, लेकिन ये वहां के लोगों के लिए एक चुनौती बनी हुई थी। इसके बाद कुछ डॉक्टर्स और ग्रामीणों ने इस बात का जिम्मा उठाया कि महिला को इलाज के लिए, प्रसव के लिए अस्पताल तक पहुंचाया जाए। एक रस्सी इस पार से उस पार बांधी गई और लोगों ने बहती नदी के बीच से उस रस्सी के सहारे एक गर्भवती महिला को उठाकर अस्पताल तक प्रसव के लिए पहुंचाया। ऐसे में न सिर्फ डॉक्टर्स ने बल्कि उस गांव में रहने वाले तमाम ग्रामीणों ने भी मानवता की और सेवा की मिसाल पेश की है। खबर भाटापारा से है, जहां लगातार हो रही बारिश से डिग्गी नाला भी इस वक्त उफान पर है और लोग जान जोखिम में डालकर इस नाले को पार कर रहे हैं। तस्वीरें आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं भाटापारा के डिग्गी नाले की, जहां लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस नाले को पार करने में जुटे हुए हैं। और इस तरह की हरकत कभी जानलेवा हो सकती है और कोई बड़ा हादसा भी सामने आ सकता है। हालांकि सूचना के बाद पुलिस के जवान मौके पर पहुंच गए हैं। सिमगा इलाका है जहां ये डिग्गी नाला बहता है। आप पानी की धार और प्रवाह इस वक्त देख सकते हैं। ज़रा सी चूक, ज़रा सी लापरवाही यहाँ किसी की जान पर भी भारी पड़ जाती है। लेकिन शायद इन गांव वालों की कोई मजबूरी रही होगी, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान की भी फिक्र नहीं है और वो इस उफनते नाले को पार कर रहे हैं। दंतेवाड़ा के अंदरूनी गांव कुंडा सावली में सीआरपीएफ जवानों ने एक मानवता की मिसाल पेश की है। डोरेपारा गांव की रहने वाली सोनी को देर शाम प्रसव पीड़ा हो रही थी और तेज बारिश के चलते अस्पताल तक जाने का कोई साधन उसके पास नहीं था। ऐसे में गांव में तैनात सीआरपीएफ की 231वीं बटालियन के जवानों ने प्रसव पीड़ा से परेशान महिला की मदद की और एम्बुलेंस के जरिए उसे अस्पताल भेजा। लेकिन भूस्खलन के कारण एम्बुलेंस आगे नहीं जा सकी, जिसके बाद महिला को कैंप में लाया गया और वहीं उसकी डिलीवरी कराई गई। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। भारत का भरोसेमंद कीटनाशक क्रिस्टल का मिसाइल। 1.25 करोड़ एकड़ में किसानों ने मिसाइल को अपनाया और मुनाफा पाया। मिसाइल ही मांगो, मिसाइल ही दागो। जिंदगी खूबसूरत है और हमेशा यूं ही बनी रहे, इसलिए हम विश्व स्तरीय तकनीक, अत्याधुनिक उपकरण, अनुभव, विशेष योग्यता और तत्परता के साथ आपको हरदम सेहतमंद और बेफिक्र बनाए रखने के लिए समर्पित हैं, क्योंकि जिंदगी खूबसूरत है और कीमती भी। बंसल हॉस्पिटल, स्वास्थ्य की नई परिभाषा। पाल्को मेडिकल सेंटर मध्य भारत का सबसे बड़ा 170 बिस्तरों से सुसज्जित विश्व स्तरीय कैंसर हॉस्पिटल है, जो वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा संचालित किया जा रहा है। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं।
founder chairman, late Shri K.C. Bansal, visualized for a better change. Our well-experienced 800+ teaching staff. More than 200 companies visited our institute in the previous year 2019 and 20. We are Bansal Institute of Science and Technology. 20 years of excellence. भारत का भरोसेमंद कीटनाशक क्रिस्टल का मिसाइल 1.25 करोड़ एकड़ में किसानों ने मिसाइल को अपनाया और मुनाफा पाया। मिसाइल ही मांगो, मिसाइल ही दागो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 59वां जन्मदिन आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री की पत्नी ने सुबह तिलक लगाकर उन्हें बधाई दी। इसके बाद सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों से जुड़े। आम लोगों और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से उन्होंने बातचीत की। सभी ने अपने अपने अंदाज में मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी और क्षेत्र से जुड़ी कुछ समस्याएं और मांगें भी सीएम के सामने रखीं। इन पर मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही सीएम ने बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही को सौगातें भी दी। इस नए जिले में अरपा महोत्सव मनाने की घोषणा की गई। उन्होंने अरपा बेस के तहत अरपा नदी के विकास करने का ऐलान भी इस दौरान किया। उधर राहुल गांधी ने भी सीएम भूपेश को जन्मदिन की बधाई दी है। वहीं अपने जन्मदिन के मौके पर भूपेश ने राहुल गांधी को एक पत्र भी लिखा। उन्होंने लिखा कि हर चुनौती में सोनिया जी और राहुल जी हमारी उम्मीद की किरण हैं। देश जिस संकट से गुजर रहा है उससे आपके नेतृत्व में ही छुटकारा मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल से अब उनके जन्मदिन के मौके पर एक पूर्व विधायक से गाना गाने की फरमाइश की। दरअसल सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व मस्तूरी विधायक और लोक गायक दिलीप लहरिया से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान सीएम ने उनसे गाना सुनने की फरमाइश कर डाली, जिसके बाद पूर्व विधायक भी अपने आप को रोक नहीं पाए और सीएम भूपेश की ही योजनाओं को गाने में गाकर सुनाया। आइए आपको भी वो गाना सुनाते हैं। तो रहावे चार चिन्हारी, जय हो छत्तीसगढ़ महतारी, तो रहावे चार चिन्हारी। नरवा गरवा गुरुवा बारी, नरवा गरवा गुरुवा बारी, नरवा गरवा गुरुवा बारी, नरवा गरवा गुरुवा बारी। हमर नेता भूपेश बघेल है, देश में जेकर शोर, तीजा हरेली के छुट्टी है दीदी, नाचत है मन मोर। नंगर बैला यो तुतारी, बघेल भैया तोर पुजारी। नरवा गरवा गुरुवा बारी, नरवा गरवा गुरुवा बारी, नरवा गरवा गुरुवा बारी, नरवा गरवा गुरुवा बारी। भैया मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र की ओर से बहुत बहुत बधाई, पूरा मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र की ओर से। और अध्यक्ष जी ने बधाई स्वीकार करा। जी प्रणाम भैया। जी प्रणाम भैया। भूपेश बघेल ये उस योद्धा का नाम है जो दुस्साहस की हद तक जाकर फैसले लेता है और उनकी इसी पहचान ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। आज वो 58 साल के हो गए हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में 20 महीने का कार्यकाल भी पूरा कर लिया है। 19 दिसंबर 2013 में जब उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर संभाली तो उन्होंने लगातार 3 चुनाव हार चुकी कांग्रेस की निराश हताश कार्यकर्ताओं की फौज में एक नया जोश भर दिया और संगठन में एक नई जान फूंक दी। नतीजा ये रहा कि 4 साल बाद उनके नेतृत्व में 3/4 बहुमत के साथ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई। राजनीति में भूपेश बघेल का नाम नया नहीं है, बल्कि काफी पुराना है। यूथ कांग्रेस के जरिए सियासत में कदम रखने वाले भूपेश बघेल का चुनावी सफर 1993 में शुरू हुआ, जब उन्हें कांग्रेस ने दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। उस दौर में महज 32 साल की उम्र में विधायक बन जाना इस बात का सबूत है कि भूपेश बघेल अलग तरह की प्रतिभा और ऊर्जा से लबरेज थे और ये ऊर्जा आज भी उसी शिद्दत के साथ दिखाई देती है। सफर शुरू हुआ और दूसरी बार भी विधानसभा पहुंचने में वो कामयाब हुए। दूसरी बार जब भोपाल पहुंचे तो तत्कालीन सीएम
दिग्विजय सिंह ने उन्हें राज्य मंत्री बनाकर अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। भूपेश बघेल की कार्य क्षमता और योग्यता को देखते हुए कई अहम विभागों की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई। छत्तीसगढ़ राज्य बनने वाला था। इसी दौरान अजीत जोगी को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए ओबीसी समुदाय से आने वाले भूपेश बघेल ने आदिवासी एक्सप्रेस चलवाई और इस अभियान में उन्हें सफलता मिली। साल 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अजीत जोगी जब मुख्यमंत्री बने तो भूपेश बघेल को कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी मिली। लेकिन साल 2003 का विधानसभा चुनाव आते आते उनके और जोगी के बीच मतभेद उभरने लगे। दरअसल भूपेश बघेल उस माटी के बने हैं जो अपने सिद्धांतों से समझौता करना नहीं जानते। 3 साल में ही सरकार के खिलाफ जनता में विरोध की लहर उठी और जोगी के नेतृत्व में लड़ा चुनाव कांग्रेस हार गई। कांग्रेस सरकार के जाने के बाद भूपेश बघेल को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिली। बघेल ने सदन में सरकार की घेराबंदी करने में पूरी ताकत झोंक दी और कई मामलों में सरकार को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया। भूपेश बघेल की पहचान एक जुझारू और लड़ाकू नेता के रूप में बन चुकी थी। उनके तेवर से साफ दिखाई देता था कि वो जिनके खिलाफ लड़ते हैं तो जमकर लड़ते हैं। हालांकि इसके बाद बघेल 2008 के चुनाव में हार गए। इस दौरान तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल ने उन्हें पार्टी का प्रदेश महामंत्री बनाया। उस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ होने वाले आंदोलनों में पटेल के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ दिया। 2013 में पटेल ने परिवर्तन यात्रा निकाली और 25 मई को झीरम घाटी में उस यात्रा का दुखद अंत हुआ। प्रदेश कांग्रेस की कमान कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर चरणदास महंत को सौंपी गई और भूपेश बघेल कार्यक्रम समन्वयक बनाए गए, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष के नीचे दूसरा कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता था। 2013 के चुनाव में भी कांग्रेस को सफलता तो नहीं मिली, लेकिन भूपेश बघेल पाटन से चौथी बार विधायक बनने में कामयाब रहे और लोकसभा चुनाव से पहले बघेल को 19 दिसंबर 2013 को पार्टी ने छत्तीसगढ़ की कमान सौंप दी और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में एक नए युग की शुरुआत होने लगी। धर्मेंद्र जायसवाल, बंसल न्यूज, रायपुर। भूपेश बघेल जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने तो उनके पास कार्यकर्ताओं की निराश हताश फौज थी, जो लगातार 3 विधानसभा चुनाव हार चुकी थी। उनमें जोश और उत्साह भरकर पार्टी को खड़ा करना एक बड़ी चुनौती थी। 10 साल में पार्टी सड़क पर लड़ना भी भूल चुकी थी, लेकिन बघेल ने यह चमत्कार कर दिखाया और कांग्रेस के लोग सड़क पर लड़ते नजर आने लगे। उनके सामने दूसरी चुनौतियां भी कम नहीं थीं। सरकार से लड़ने के साथ साथ पार्टी के अंदर विरोधियों से लड़ना, केंद्रीय नेतृत्व का विश्वास हासिल करना और फिर उसके बाद सरकार बनाने के लिए मैदान में उतरना, और ये सब भूपेश बघेल ने बड़ी कुशलता से कर दिखाया। अपनी आक्रामकता और अनुभव से भूपेश बघेल ये बखूबी समझते थे कि आंदोलन के जरिए ही कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा सकता है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के 15 दिन के अंदर ही उन्होंने फर्जी राशन कार्ड के मुद्दे पर 6 महीने पहले चुनकर आई सरकार के खिलाफ प्रदेश भर के थानों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ खड़ी कर दी। ये सिर्फ भूपेश बघेल के बूते की ही बात थी। फिर यहीं से शुरू हुआ आंदोलन का लंबा सिलसिला। नसबंदी कांड, आंख फोड़वा कांड, धान खरीदी, बस्तर के भू विस्थापितों का मामला, इसी तरह के तमाम अन्य मुद्दों पर कांग्रेस के आंदोलन चलते रहे। भूपेश बघेल जांबाजी से सरकार के खिलाफ आंदोलन के फैसले लेते रहे। तालमेटला, जहां 76 जवान शहीद हो गए थे, वहां भूपेश बघेल खुद गाड़ी चलाकर पहुंच गए। इसी तरह झीरम घाटी में अपने 2-3 साथियों के साथ पहुंचकर बरसी पर श्रद्धांजलि देने जैसा फैसला भूपेश बघेल ही कर सकते थे। इस बीच पार्टी नेतृत्व का विश्वास भी हासिल करना था और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव के साथ जय बीरू जैसी जोड़ी बनाकर इस काम को भी बखूबी अंजाम दिया। सिंहदेव का भाषाई कौशल और भूपेश बघेल का जुझारूपन और दोनों की अटूट जोड़ी, इन सब की वजह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पूरा बरदहस्त दोनों को मिला। बघेल को इस बीच पार्टी के भीतर से भी कड़ी चुनौती मिल रही थी, सो उन्होंने अंतागढ़ कांड के बाद अमित जोगी को पार्टी से बाहर निकालने
और अजीत जोगी को कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर करने जैसे कदम भी उठाने में देर नहीं लगाई। भूपेश बघेल के इस फैसले से कई बड़े नेताओं के मन में आशंका थी, लेकिन बघेल ये मानकर आगे बढ़ चुके थे कि 3 चुनाव जोगी के संग लड़े तो एक चुनाव जोगी के बिना लड़कर देखा जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व को इन्होंने इसके लिए तैयार भी कर लिया था। केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर सहमति दी। अब उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी 2 दिग्गजों अजीत जोगी और रमन सिंह से टक्कर लेने की। उनके इस फैसले को लेकर बहुत से नेताओं के मन में आशंका थी, लेकिन बघेल ये मानकर आगे बढ़ चुके थे कि 3 चुनाव जोगी के संग लड़े तो चौथा चुनाव जोगी के बिना लड़कर देखा जाएगा। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को तैयार कर लिया था। अब बारी थी चुनाव मैदान में उतरने की। अब उनके सामने 2 दिग्गजों डॉक्टर रमन सिंह और अजीत जोगी से टक्कर लेने की चुनौती सामने थी। धर्मेंद्र जायसवाल, बंसल न्यूज, रायपुर।